Hello students, my name is Manju Saraswat and again I am here for the next topic, land. Land as a resource in India. As we know, we have already discussed about the resources, classification of resources, the development of resources and resource planning. Now we are talking about the land because land is a very important resource. लैंड जो है क्या है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, एक डायनामिक रिसोर्स है। इसका जो टोटल ज्योग्राफिकल लैंड मास है वो कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगेन आई एम रिपीटिंग, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का वो कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। लैंड रिसोर्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट सपोर्ट्स natural vegetation, wildlife, human life, economic activities and transport and the communication system. All these things are possible only due to the लैंड रिसोर्सेज। एंड लैंड क्या है, एक लिमिटेड, एक फिनिट मैग्नीट्यूड है, एक लिमिटेड रिसोर्स है जिसको कि आप बड़ा नहीं कर सकते हो एंड वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन। और जो इंडिया में जो लैंड है वहाँ पर जो रिलीफ फीचर है वो आपने देखा है डिफरेंट टाइप का है। कहीं माउंटेन है ना, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन हैं, कहीं आइलैंड है। लगभग जो है 43% ऑफ द लैंड एरिया जो क्या है वो प्लेन है। प्लेन यानी कि मैदानी क्षेत्र जहाँ पर कि हम लोग रहते हैं। और ये क्या लोगों को यही एग्रीकल्चर के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है और यहाँ पर लोग इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो प्लेन पर ही पॉसिबल हैं, माउंटेन पर तो पॉसिबल है नहीं। और माउंटेन एरिया है लगभग कितना है, 30%। माउंटेन एरिया कितना है, 30%, ऐसा आप देख सकते हैं। तो ये जो है टोटल सरफेस का 30% है। और यहाँ पर आपने देखा कि जो रिवर फ्लो होता है वो इसके थ्रू ही होता है। और 27% जो है इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 27% क्या है, प्लेट्यूज़ हैं। 27% क्या है, प्लेट्यूज़ हैं। तो जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं प्लेट्यू रीजन में। तो ये तो रहा ये कि भाई लैंड रिसोर्स क्यों ज़रूरी है। लैंड रिसोर्सेज पर ही हम सभी लोगों की लाइफ जो है लैंड ही पॉसिबल है। तो अब ये जो लैंड यूटिलाइजेशन है, लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। ये जो लैंड रिसोर्सेज है वो किस किस पर्पस से यूज़ किया जाता है, ये फॉरेस्ट के पर्पस से। और कुछ लैंड इस जो कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे बारेन एंड वेस्ट लैंड है। एंड जो लैंड जिस पर जैसे रोड्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई हैं ये भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड ही होता है। एंड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जो है जहाँ पर कि पेस्चर या ग्रेजिंग वगैरह होती है ना। तो ये जो है डिफरेंट टाइप से हम यूज़ करते हैं लैंड का। फैलो लैंड यानी कि जो कि हमने खेती के लिए अभी कुछ सालों से इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो ये फैलो लैंड है। और नेट सोन एरिया वो एरिया है जहाँ पर कि आप रेगुलरली क्या करते हैं, जो खेती करते हैं, किसी जो एग्रीकल्चरल ईयर होता है वहाँ एक या दो से ज़्यादा उस ईयर में आप फसल ले लेते हैं, उसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं। तो लैंड यूज़ पैटर्न जो है इंडिया में वो किस तरीके से है। लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, है ना। और जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं ये पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी और कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये बहुत सारी चीज़ों पर ही एंड लैंड जो यूजेस हैं वो डिपेंड करता है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है
इसका मैंने एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको कि यहाँ पर बताया गया है मिलियन में, आप देख सकते हैं। और ये जो है इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 93%, केवल 93% ही क्या है को यूज़ किया जा सका है कि 93% का ही अभी केवल सर्वे हो पाया है ना। और जैसे कि असम है, ईस्टर्न एरिया में अगर उसको छोड़ दें तो बाकी का एरिया है, जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये सारे एरिया अभी क्या है, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह का, बहुत ज़्यादा लैंड का अभी जो है सर्वे नहीं हो पाया है। अगर हम देखें लास्ट ईयर के कुछ ईयर में अगर हम कंपैरिजन करें तो आप ये जो इसमें डायग्राम दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं, उसके थ्रू भी समझ सकते हैं कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की, ये इसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए किन किन उन पर फैक्टर्स पर जोर दिया जाए। अगर हम इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, देन द टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो मैंने अभी आपको बताया है 32,87,000 है ऑलमोस्ट। एंड डेटा फॉर द लैंड यूज़ पैटर्न हाउएवर आर अवेलेबल फॉर ओनली 93%, यानी कि केवल 93% जो है उसका ही डेटा अवेलेबल है। अभी जो रेस्ट ऑफ जो लैंड है अभी उसका सर्वे नहीं हुआ है। जैसे अरुणाचल प्रदेश on agricultural land is very high in India because land under permanent pressures is very low, and pressure of increased population and growing industrial activities have further reduced the land available for the animal rearing, and forest area is far lesser than the desired 23% of the geographical area. अब सेटिस्फाइंग फीचर इसमें ये है कि 7.03% लैंड इज़ फैलो लैंड, कि ये जो है ये जो वेस्ट लैंड है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 7 है। और अंडर प्रेशर्स इज़ वेरी स्मॉल एरिया, तो ये जो एरिया है ये डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ एनिमल्स के लिए जो ग्रेजिंग लैंड है वो कम हुआ है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट सोन एरिया की बात करते हैं तो 80% टोटल लैंड एरिया जो है पंजाब हरियाणा का ये लगभग कल्टीवेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार जैसे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर केवल 10% से भी जो ज़्यादा कम जो ज़मीन है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ में आती है। अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द मीन बाय लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? द डिप्लीशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, द डिप्लीशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो कॉजेज़ हैं लैंड डिग्रेडेशन के। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो माइनिंग के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो माइनिंग क्या है? माइनिंग भी एक ऐसा कॉज है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। जैसे कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, ये एक ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कि लैंड डिग्रेडेशन का जो रीज़न है वो है माइनिंग। और माइनिंग प्रोसेस भी जो है इसका लैंड डिग्रेडेशन का एक रीज़न है। कॉज जो लाइमस्टोन वगैरह की जो ग्राइंडिंग होती है उसका जो डस्ट होता है, उस डस्ट की वजह से जो फिल्टर होता है जिसको हम इनफिल्ट्रेशन बोल सकते हैं कि इट रिटार्ड्स, ये रोकता है द प्रोसेस इनफिल्ट्रेशन वाटर इनटू द सॉइल, है ना। ये जो डस्ट है ये वाटर को सॉइल में जाने से भी रोकता है। और इस तरीके से ये जो माइनिंग प्रोसेस है ये भी लैंड डिग्रेडेशन का कारण है। और अगर हम महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात की अगर बात करते हैं तो ओवर ग्रेजिंग भी एक रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। और जो नेक्स्ट रीज़न है सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल भी है, जो कि अगर हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा
इरिगेशन की वजह से, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड द एल्कलिनिटी इन द सॉइल। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्ट, जो कि हम जो इंडस्ट्रियल इंक्रीज़ होने की वजह से और इंडस्ट्रीज़ का जो एफ्लुएंट है, वो जो वेस्ट है, वो जो उसको ओपनली छोड़ दिया जाता है वाटर बॉडीज़ में या एयर में ऐसे ही, तो वो भी एक लैंड पॉल्यूशन का, लैंड डिग्रेडेशन का रीज़न है, वो भी एक कारण है। तो व्हाट आर मेजर्स, किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या इसमें सुधार हम कैसे कर सकते हैं। तो एक तो है कि अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, प्लांटिंग, है ना, ऑफ ट्रीज। तो ये एक तो अफॉरेस्टेशन है। दूसरा है कंट्रोल ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रीज होते हैं उनको एनिमल रेयरिंग के दौरान या एनिमल्स जो हैं उनको क्या कर जाते हैं, खा लेते हैं। और अगर हम जो दूसरे जो मेजर्स हैं उनकी बात करें तो टेरेस एग्रीकल्चर है, काउंटर प्लफिंग है ना, और जो चेक डैम्स को चेकिंग है एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन है। एंड तो इन चीज़ों पर अभी हमें फोकस करना चाहिए और प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है इसका। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सॉइल की, है ना, सॉइल एज अ रिसोर्स, ये बारे में हम बात करेंगे, वो हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सॉइल एज रिसोर्स, वॉच इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।